नमस्कार, आप सबका स्वागत है तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के यूट्यूब चैनल पर। आज अपन बात करेंगे राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में और इन प्रश्नों के आसपास जो अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं उनके बारे में। और पहला सवाल है, मल्लीनाथ पशु मेला आयोजित होता है। एक मेला है जिसका नाम है मल्लीनाथ पशु मेला और ये कहाँ पर आयोजित होता है ये आपको बताना है। राहुल रामावत, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, डरते ही सवाल का आंसर दे दिया तूने। देखिए, मल्लीनाथ पशु मेला आयोजित होता है तिलवाड़ा के अंदर। तिलवाड़ा कहाँ पर है? बाड़मेर के अंदर। अब ये जो मल्लीनाथ पशु मेला है, याद रखना, मल्लीनाथ पशु मेला है, इसकी क्या विशेषता है? तो पहले विशेषता तो ये है कि राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला, राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। पहली बात तो ये याद रखना है, प्राचीन पशु मेला। फिर आप क्या कहोगे इस मेले के बारे में कि सर सबसे प्राचीन पशु मेला है जिसका आयोजन चैत्र माह में होता है, चैत्र कृष्ण एकादशी से, चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक, चैत्र शुक्ल एकादशी, ये भी याद रखना है। फिर आपसे अगला सवाल ये भी पूछा जा सकता है मल्लीनाथ पशु मेले के बारे में कि ये कौन सी नदी के किनारे आयोजित होता है? तो नदी का नाम है भाई लूणी। कौन सी नदी है? लूणी के अंदर आयोजित होता है। और ये कहाँ पर आयोजित होता है? तो लूणी नदी के किनारे तिलवाड़ा के अंदर आयोजित होता है। तिलवाड़ा कहाँ है? तो तिलवाड़ा बाड़मेर जिले में, ये भी याद रखना है। तिलवाड़ा कहाँ पर है? बाड़मेर जिले में आयोजित होता है। आप लोगों को पता होगा कि ये जो मेला है लूणी नदी के किनारे आयोजित होता है। सर्वाधिक कौन सी नस्ल के पशु आते हैं? तो थार पारकर नस्ल की गायों का क्या होता है? सबसे ज्यादा व्यापार होता है। सबसे ज्यादा क्या होता है? व्यापार होता है। ये भी आपको याद रखना है भाई, ये भी आपको क्या करना है? याद रखना है। बाकी मल्लीनाथ जी के बारे में याद रखना कि मल्लीनाथ जी है, ये क्या थे भाई? मल्लीनाथ जी के बारे में कहा जाता है कि इनके जो गुरु थे, इनके गुरु का नाम था उगमराज भाटी। कौन थे? उगमराज भाटी इनके गुरु का नाम था, ये तो याद रखना ही है। फिर इनकी पत्नी का नाम क्या था? तो इनकी पत्नी का नाम आपको पता है, रूपा दे था। और रूपा दे का मंदिर है वो है मायाजाल गांव के अंदर। मायाजाल गांव कहाँ है? मायाजाल गांव बाड़मेर में। मायाजाल गांव बाड़मेर में, यहाँ पर इनका मंदिर बना हुआ है। और इससे ज्यादा आपसे पूछा जाएगा तो मल्लीनाथ जी ने कौन से पंथ की स्थापना की थी? तो मल्लीनाथ जी ने कुंडा पंथ की स्थापना की थी। किस पंथ की स्थापना की थी? कुंडा पंथ की स्थापना की थी। ये भी आपको करना है, याद रखना है, ये भी आपको याद रखना है। खेमराज ओडाना, अरविंद बिश्नोई, सुंदरलाल गमेती, अरविंद कुमार, खेमराज, मयंक, इत्तिका, भाग्यश्री टाक, कुलदीप सिंह चारण, फौजी JSM, मंजू सैनी। अगला सवाल देखो भाई अपनी स्क्रीन पर क्या कह रहा है। और अगला सवाल आपके सामने है, निम्न में से कौन सा एक प्रसिद्ध लोक नृत्य नहीं है? इन चारों में से कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य नहीं है वो आपको बताना है। तुर्रा, कलंगी, भवाई, कालबेलिया या गौरी। तो बता दीजिए भाई इनमें से कौन सा क्या नहीं है? इनमें से कौन सा क्या नहीं है भाई? लोक नृत्य नहीं है। कौन सा लोक नृत्य नहीं है? बताइए, चार ऑप्शन है आपके सामने, क्या राइट आंसर है वो आपको बताना है। वो किसको बताना है? वो आपको बताना है। बताइए कौन सा लोक नृत्य नहीं है, लोक नृत्य नहीं है, बताइए। पूजा मीणा, खेमराज उडाना, खेमराज उडाना, देखिए भवाई लोक नृत्य है, कालबेलिया लोक नृत्य है, लेकिन तुरा कलंगी क्या है? लोक नाट्य है। तो आपसे सवाल ये पूछा जाएगा, ये जो तुरा कलंगी लोक नाट्य है, ये तुरा कलंगी लोक नाट्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? तो देखिए ये जो है तुरा कलंगी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले का, किस जिले का है? चित्तौड़गढ़ जिले का है। इसके प्रवर्तक पूछे जा सके कि इसके प्रवर्तक कौन थे, अर्थात इसको शुरू किसने किया था? दो व्यक्ति थे, एक का नाम था शाह अली और एक का नाम था तुक नगीर। शाह अली और तुक नगीर के द्वारा इसका क्या किया गया भाई? आयोजन किया गया। सबसे पहले इसकी क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी। सबसे सवाल आपसे पूछा जाएगा कि तुरा कलंगी में तुरा का क्या मतलब होता है? तुरा का मतलब होता है मुकुट। तुरा का मतलब क्या होता है? मुकुट होता है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा सवाल आपसे ये पूछा जाएगा कि कलंगी, ये कलंगी किसका प्रतीक है? तो कहते हैं कि ये कलंगी है, ये पार्वती का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? पार्वती का प्रतीक है। ये भी याद रखना। किसकी याद में किया जाता है तुरा कलंगी? तो शिव और पार्वती की स्तुति के लिए कौन सा लोक नाट्य है? प्रसिद्ध है, जिसका नाम है तुरा कलंगी। कौन सा है भाई?
तुर्रा कलंगी है। अब आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि इसके प्रमुख कलाकार कौन है, प्रसिद्ध कलाकार। तो प्रसिद्ध कलाकार है जिनका नाम है जय दयाल सोनी। कौन है भाई, जय दयाल सोनी तुर्रा कलंगी के प्रसिद्ध क्या है, कलाकार है। इसके अलावा इनके साथ और भी है, जिनमें अमित बेग है, एक तो अमित बेग, अमित बेग, और एक का नाम है चेतराम। एक का नाम क्या है, चेतराम है, जो तुर्रा कलंगी की क्या है, कलाकार है। क्या है भाई, कलाकार है। ये भी आपको याद रखना है। फिर देखिए इसी से रिलेटेड आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि इसकी क्या विशेषता है। तो कहते हैं कि इसके अंदर स्त्रियों की भूमिका स्त्रियां निभाती है, अर्थात स्त्री पात्र होते हैं, उन स्त्री पात्रों की जो भूमिका होती है वो खुद स्त्रियां निभाती है, अर्थात महिलाएं होती है जो महिलाओं की भूमिकाएं स्वयं निभाती है। क्या करती है, स्वयं निभाती है। और इसके अलावा कहते हैं कि इसका आयोजन होता है निम्बाहेड़ा, गोसुंडा, नीमच, यहाँ पर इनका क्या होता है, आयोजन होता है। कहते हैं कि इसका जो संवाद होता है, उस संवाद को क्या कहते हैं, तुर्रा कलंगी का जो संवाद होता है उसको कहा जाता है बोल। क्या कहा जाता है, बोल कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। तो इसका राइट आंसर है तुर्रा कलंगी लोक नाट्य है, लोक नृत्य नहीं है। अगला सवाल देखिए अपनी स्क्रीन पर क्या कह रहा है, और अगला सवाल ये है, देखिए एक व्यक्ति है जिनका नाम है दुर्सा आडा। क्या नाम है, एक व्यक्ति का नाम है जिनका नाम है दुर्सा आडा। दूसरा आडा नहीं है, दुर्सा आडा है। और दुर्सा आडा ने अपनी डिंगल कविताएं किस शासक के पक्ष में लिखी थी। तो बता दीजिए भाई, दुर्सा आडा एक व्यक्ति है और इन्होंने क्या लिखी है भाई, अपनी कविताएं लिखी है कुछ, और उनके बारे में आपको बताना है कि इन्होंने किस भाषा में लिखी है, किस भाषा में लिखी है, ये आप सॉरी किसके लिए लिखी है, किसके पक्ष में लिखी है, बताइए। महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, राणा हमीर या राणा सांगा। अच्छा सवाल है, इजी सवाल है, सोच के अगर जवाब दोगे तो आपका सवाल गलत नहीं होगा। आपका सवाल क्या नहीं होगा, गलत नहीं होगा। बताइए भाई, दुर्सा आडा के बारे में आपको पता होना चाहिए। 2-3 सवाल अच्छे सवाल बने हैं। राइट आंसर क्या है, किसके दरबार में थे ये भाई, दुर्सा आडा कहते हैं महाराणा प्रताप के पक्ष में लिखते थे क्या, कविताएं। इन्होंने जो भी कविताएं लिखी है महाराणा प्रताप के पक्ष में लिखी है। और आपको सवाल ये पूछा जाएगा कि महाराणा प्रताप की मृत्यु का समाचार अकबर को देने वाले कौन थे, तो वो दुर्सा आडा ही थे जिन्होंने प्रताप की मृत्यु का समाचार अकबर तक पहुंचाया था। याद रखना है आपको, दुर्सा आडा। आप कर रहे हो पृथ्वीराज चौहान नहीं है भाई, दुर्सा आडा है। टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासें लग जाएगी, खेमराज उठाना भाई, मैं देख रहा हूं तुम्हारे कमेंट बैक टू बैक। अब देखिए दुर्सा आडा के बारे में याद रखना कि ये जो दुर्सा आडा है, ये दुर्सा आडा आडा थे चारण। कौन थे, दुर्सा आडा थे चारण थे, ये आपको याद रखना है। आपसे सवाल ये पूछा जाएगा इनका जन्म कहां पर हुआ था, तो अपने जोधपुर के अंदर एक गांव है धुंधला गांव। धुंधला गांव जोधपुर के अंदर क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था, अर्थात धुंधला गांव जोधपुर के रहने वाले थे, अकबर के दरबारी थे। किसके दरबारी थे, अकबर के दरबारी थे, ये भी याद रखना है। दुर्सा आडा, आप लोगों को पता होगा कि सिरोही में एक मंदिर है अचलेश्वर महादेव मंदिर, सिरोही में है अचलेश्वर महादेव मंदिर, और अचलेश्वर महादेव मंदिर में इनकी पित्तल की बनी हुई मूर्ति है भाई। पित्तल की क्या बनी है, पित्तल की बनी हुई मूर्ति रखी हुई है, याद रखना। अचलेश्वर महादेव मंदिर सिरोही में इनकी क्या है भाई, इनकी क्या है, अचलेश्वर महादेव मंदिर में इनकी पित्तल की मूर्ति रखी हुई है। इसके अलावा इनके बारे में याद रखना है कि इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है विरुद्ध छहत्री। क्या लिखा था, विरुद्ध छहत्री। और विरुद्ध छहत्री में इन्होंने क्या किया था, प्रताप के शौर्य का, प्रताप के शौर्य की अर्थात प्रताप की वीर गाथा का वर्णन किया था। प्रताप की वीर गाथा का वर्णन करने वाले व्यक्ति थे, तो वो भी कौन थे भाई, वो थे दुर्सा आडा। इसके अलावा इन्होंने एक और ग्रंथ लिखा था, उसका नाम भी याद रखना है कि दुर्सा आडा ने लिखा था कीर्तार बावनी। क्या लिखा था, कीर्तार बावनी लिखा था, कीर्तार बावनी। और आपको एक और ग्रंथ याद होगा, इन्होंने एक और ग्रंथ लिखा था, उस ग्रंथ का नाम भी याद रखना, और वो लिखा वीरमदेव सोलंकीरा दुहा, वीरमदेव सोलंकीरा दुहा। और मैं आपको याद दिला दूं कि एक व्यक्ति थे जिनका नाम था पृथ्वीराज राठौड़, जो बीकानेर के रहने वाले थे, बीकानेर के कल्याणमल के बेटे थे, जिनको अकबर ने गागरौन की जागीर दी। याद है आपको, अकबर ने इनको गागरौन की जागीर दी थी पृथ्वीराज राठौड़ को। तो पृथ्वीराज राठौड़ ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था वेली किशन रुक्मणी, और वेली किशन रुक्मणी को पढ़ा था किसने,
दुर्सा अड्डा ने इस वेली किशन रुक्मणी को इन्होंने पांचवा वेद कहा था। पांचवा क्या कहा था? वेद कहा था। और 18वां क्या कहा था? पुराण कहा था। एक वेली किशन रुक्मणी को कहने वाले कौन थे? दुर्सा आडा थे। कौन थे भाई? दुर्सा आडा थे। ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपको क्या करना है? याद रखना है। हमारे राजस्थान में, अगर राजस्थानी साहित्य में अगर सबसे ज्यादा जो वीरों वाली भावना या वीर गाथाएं लिखी गई है तो सबसे ज्यादा लिखी गई है हमारे यहाँ पर चारण कवियों द्वारा। कहते हैं कि चारण कवि होते हैं वो अपनी कविताओं के जरिए मरे हुए व्यक्ति के अंदर क्या कर सकते हैं? जान डाल सकते हैं। इतने इनके अच्छे अच्छे शब्द होते हैं। कलम के कलाकार होते हैं चारण कवि। अगला सवाल देखिए, और अगला सवाल ये है, निम्न में से कौन सी मृत नदी के रूप में जानी जाती है? एक नदी है जिसको मृत नदी के रूप में जानी जाती है। कौन सी नदी है वो आपको बतानी है, वो आपको बतानी है कौन सी नदी है। बनास है, गग्गर है, लूणी है या माही है? बताइए भाई, राइट आंसर कौन दे रहा है? अंकित कुमार दे रहे हैं, कुलदीप सिंह दे रहे हैं, खेमराज उडाना दे रहे हैं, पूजा मीणा दे रही है। अंकित कुमार, कुलदीप सिंह, चारण, गोवर्धन लाल, बताओ भाई। सत्तू धाकड़ बता रहे हैं, राहुल रामावत, नखताराम गोदा, बाबू रायका, बताओ भाई। देवीलाल, इत्तिका शर्मा, अरविंद बिश्नोई, दिनेश कुमार, लीला चौधरी, सुरेंद्र परमार, पिंकी बैरवा, नक्ताराम, गोपी जोदाना, नरेंद्र भील, राजसमंद, नाथी मीणा। अब देखो भाई, पुष्पा, जसवंत, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। एक नदी है जिसको मृत नदी के नाम से जाना जाता है, उस नदी का नाम क्या है भाई? उस नदी का नाम है गग्गर। आपको पता होना चाहिए, एक नदी है गग्गर जिसका उद्गम होता है कालका की पहाड़ियां से। कालका की पहाड़ियां कहां पर है? तो कालका की पहाड़ियां हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर। वहां से ये नदी आती है और अपने राजस्थान के 2 जिलों में बहती है। राजस्थान के 2 जिलों में बहती है। एक तो बहती है गंगानगर में और एक बहती है कहां पर? गंगा नगर और हनुमानगढ़ में। आपसे ये भी पूछा जाएगा इस नदी को क्या कहा जाता है? इस नदी को कहा जाता है मृत नदी, इसको कहा जाता है सोतर नदी, इसको कहा जाता है नट नदी, इसको क्या कहा जाता है? नट नदी कहा जाता है। इसकी जो गग्गर नदी का जो बहाव क्षेत्र है, इस बहाव क्षेत्र को क्या कहा जाता है? बहाव क्षेत्र को क्या कहा जाता है? बहाव क्षेत्र को कहते हैं नाली। क्या कहते हैं? नाली। पाकिस्तान तक इसका पानी जाता है। पाकिस्तान के अंदर एक जगह है फोर्ट अब्बास, और जब फोर्ट अब्बास तक इसका पानी जाता है तब इसको पाकिस्तान वाले कहते हैं अकरा आ गई है। तो पाकिस्तान में गग्गर नदी को कहते हैं अकरा। क्या कहते हैं? अकरा। राजस्थान में गग्गर नदी है। इस गग्गर नदी के आसपास एक भेड़ की नस्ल पाई जाती है। तो कौन सी नस्ल की भेड़ पाई जाती है? नाली नस्ल की भेड़ पाई जाती है। गग्गर नदी में जो काली मिट्टी पाई जाती है उस काली मिट्टी को कहा जाता है काठी। क्या कहा जाता है? काठी कहा जाता है। इसके अलावा इसकी क्या विशेषता है गग्गर नदी की? ये जो गग्गर या मृत नदी है ये उत्तर भारत की या फिर भारत की सबसे बड़ी आंतरिक अपवाह तंत्र की नदी है। भारत की सबसे बड़ी आंतरिक अपवाह तंत्र की क्या है भाई? आंतरिक अपवाह तंत्र की नदी है, याद रखना। आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी है तो वो कौन सी है भाई? गग्गर नदी है। कौन सी है? गग्गर नदी है। वॉइस क्लियर आ रही है? एकदम चकाचक आवाज आ रही है यार, क्या बात कर रहा है तू? अरविंद कुमार मीणा, आवाज आ रही है? मेरी आवाज तो आनी चाहिए यार। मृत नदी के रूप में जानी जाती है, ये भी आपको याद रखना है भाई। अगला सवाल देखो भाई, और अगला सवाल है ये वाला सवाल गजब ये पूछा है भाई, फुटवियर डिजाइन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो फुटवियर डिजाइन इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। आपके सामने क्या है भाई? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जोधपुर, अजमेर, सीकर और जयपुर। बताइए कौन आंसर देगा? दुर्गा शंकर नागर, किशनलाल प्रजापत, अविनाश, बताइए भाई। कुंभाराम चौहान, मंजू सैनी, गोपी जोदाना, इतिका शर्मा, सुनील कुमार, अविनाश, बताइए राइट आंसर क्या है इसका? फुटवियर डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, जिसको FDDI कहा जाता है। दुर्गा शंकर, प्रीत, जोधपुर, अच्छा, अरविंद बिश्नोई, पुष्पा, आदिल, पठान, सुरेंद्र, हेमराज, सुनीता, इत्तिका। देखो भाई, हमारे राजस्थान के अंदर जोधपुर जिला है। उस जोधपुर जिले के अंदर एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है FDDI, फुटवियर डिजाइन इंस्टीट्यूट है जोधपुर के अंदर। इसके अलावा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी NLU भी कहां पर है? जोधपुर के अंदर है। IIT भी पूछ ले तो कहां पर है? जोधपुर के अंदर है। AIIMS, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये भी कहां पर है?
जोधपुर के अंदर है। इसके अलावा एक है NIFT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एक्शन टेक्नोलॉजी, वो भी कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है फिनटेक यूनिवर्सिटी। कौन सी यूनिवर्सिटी? फिनटेक यूनिवर्सिटी है, वो भी कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। इसके अलावा एक यूनिवर्सिटी है जोधपुर संभाग की सबसे बड़ी, जिसका नाम है JNVU, जवाहर जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी, वो भी कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। वो भी कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। इसके अलावा आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि राजस्थान के अंदर एक विश्वविद्यालय है जिसका क्या नाम है? तो उसका नाम है भाई देखिए सर्वपल्ली राधाकृष्ण आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, वो कहाँ पर है? वो भी जोधपुर के अंदर है। इसके अलावा सवाल आपसे पूछा जाएगा सरदार पटेल पुलिस यूनिवर्सिटी, सरदार पटेल पुलिस यूनिवर्सिटी भी कहाँ पर है? ये भी आपके कहाँ पर है? जोधपुर जिले में है। कहाँ पर है भाई? जोधपुर जिले में है। तो ये सारे के सारे संस्थान किस जिले में है? जोधपुर जिले में है। याद रखना है कि ऐसे सवाल अक्सर आपसे क्या कर लिए जाते हैं? पूछ लिए जाते हैं। ऐसे सवाल अक्सर आपसे क्या कर लिए जाते हैं? पूछ लिए जाते हैं। सबसे बड़ी बात, हमारे राजस्थान के जोधपुर जिले के अंदर एक क्लब है जिसका नाम है फ्लाइंग क्लब। कौन सा क्लब है? फ्लाइंग क्लब। और फ्लाइंग क्लब के अंदर क्या सिखाई जाती है भाई? हवाई जहाज उड़ाना है और हवाई जहाज उड़ाने का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। ये भी आपको क्या करना है? याद रखना है। हालांकि शिक्षा नगरी कोटा को कहते हैं, लेकिन शिक्षा से संबंधित सबसे ज्यादा इंस्टीट्यूट और संस्थान है वो जोधपुर जिले में है। किसमें है भाई? जोधपुर जिले में है। अगला सवाल देखिए, और अगला सवाल अपनी स्क्रीन पर ये सवाल ये कह रहा है, राजस्थान के किन जिलों में खस घास का उत्पादन होता है? एक घास होती है जिसका नाम है खस घास, और खस घास का उत्पादन कहाँ पर होता है ये आपको बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, झालावाड़ और बारां है, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा है, भरतपुर और सवाई माधोपुर है, जैसलमेर और बाड़मेर है। तो बताइए खस घास कहाँ पर पाई जाती है? बताइए भाई। अच्छा सवाल है। अच्छा सवाल है, बताइए। दुर्गा शंकर, आदिल पठान, अंकित कुमार, संजना सांखला, सुरेंद्र पवार, नखताराम गोदा। बताइए भाई। हमारे आज राजकुमार धाकड़ को भी टाइम मिल गया है, जो 3 दिन से बाजरा कटाई में लगा हुआ था, थका हुआ है। तो देखिए भाई, इसका भी हौसला बढ़ाना है। राजस्थान में एक घास है जिसका नाम है खस घास। खस घास कहाँ पाई जाती है? सवाल ये पूछा जाएगा, खस क्या है? खस एक घास है। कैसी घास है भाई? ये घास है सुगंधित, अर्थात इसका उपयोग, ये कैसी है? सुगंधित है, खुशबूदार है। इसलिए इससे क्या बनता है भाई? इत्र बनता है। इत्र बोले तो क्या बनता है भाई? परफ्यूम बनता है। क्या बनता है? परफ्यूम बनता है, अर्थात यह इससे डीओ बनते हैं। क्या बनते हैं? डीओ बनते हैं। इसके अलावा इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है? इससे बनाया जाता है, खस घास से बनता है शरबत। क्या बनता है? शरबत भी बनता है, ये भी याद रखना। और ये कैसी घास है? खुशबूदार घास है। खुशबूदार घास है, ये भी आपको याद रखना है। कहाँ पर पाई जाती है? तो भरतपुर और सवाई माधोपुर क्षेत्र में खस घास पाई जाती है। PSTC के एग्जाम की डेट आपकी 6 अक्टूबर अभी बताई है। अगली डेट क्या बताते हैं वो आपको बता देंगे। तो देख लीजिए भाई, खस घास, सुगंधित घास, परफ्यूम या इत्र बनती है, शरबत बनती है, और भरतपुर या और सवाई माधोपुर जिले में पाई जाती है। याद रखना है बिल्कुल। दयाल राम विष्णु इत्र बनती है, बिल्कुल बनती है भाई। अब देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। भानगढ़ अलवर में है, सास बहू का मंदिर नागदा के अंदर है, मिटे शाह की दरगाह झालावाड़ के अंदर है, और मंडोर जयपुर के अंदर है। तो बताइए इनमें से कौन सा एक है वो सुमेलित नहीं हो रहा है? सोच के जवाब दीजिए और दबा के लाइक ठोक दीजिए भाई। दबा कर क्या ठोक दीजिए? लाइक ठोक दीजिए, ताकि पढ़ने और पढ़ाने दोनों का क्या है? मजा आए। पढ़ने और पढ़ाने का दोनों का क्या है? मजा है। ये भी आपको याद रखना है। तो बताइए कौन इसका राइट आंसर बता रहा है? निर्मला कटारा बता रही है। और कौन बता रहा है भाई? और कौन बता रहा है? और कौन बता रहा है? बताइए भाई। निर्मला कटारा, नक्ताराम, मंजू सैनी, सुरेंद्र वर्मा। बहुत बढ़िया भाई। अब देखिए राइट आंसर क्या होता है? मंडोर। आपको पता होगा मंडोर जोधपुर के अंदर है।
मंडोर कहां पर है? जोधपुर है। मंडोर का प्राचीन नाम क्या था? मंडोर का प्राचीन नाम था मांडव्यपुर। कौन सा पुर था? मांडव्यपुर था। किसकी राजधानी थी ये? तो ये थी प्रतिहारों की राजधानी। किसकी राजधानी थी ये? प्रतिहारों की राजधानी थी। प्रतिहारों की राजधानी थी। अगर पूछे मंडोर को अपनी राजधानी किसने बनाया था, तो मंडोर को राजधानी बनाया था वो था हरिश्चंद्र, और हरिश्चंद्र ने मंडोर को अपनी क्या बनाया था? राजधानी बनाया था। अब देखिए, आपको पता होगा कि राठौड़ शासक था जिसका नाम था राव चूड़ा, और राव चूड़ा को ये मंडोर किस में मिला था? राव चूड़ा को मंडोर दिया गया था दहेज में। किस में दिया गया था? दहेज में दिया गया था। मंडोर के अंदर कहते हैं 33 करोड़ देवी देवताओं की क्या है? 33 करोड़ देवी देवताओं की शाल है। याद रखना, ये भी पूछा गया है। देवी देवताओं की क्या है? मंडोर में शाल है, ये भी याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पर क्या है? एक थंबा महल है। क्या? कौन सा महल है? एक थंबा महल या एक खंबा महल है, जिसका निर्माण करवाया था जोधपुर के शासक अजीत सिंह ने। किसने करवाया था? अजीत सिंह ने इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। इसके अलावा आपको पता होगा कि मंडोर की एक घेर है जिसका नाम है राव जी की घेर, और राव जी की घेर है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? मंडोर की प्रसिद्ध है। और आपको पता है कि मंडोर के अंदर एक मेला लगता है नाग पंचमी के दिन। मंडोर बाग के अंदर, मंडोर गार्डन के अंदर एक नाग पंचमी के दिन मेला लगता है, वो लगता है वीरपुरी का मेला। किसका मेला? वीरपुरी का मेला भी कहाँ लगता है? मंडोर में। आपसे सवाल पूछा जाएगा नागाद्री, नागाद्री जलप्रपात कहां पर है? तो नागाद्री जलप्रपात है, ये भी पूछा गया सवाल है। और नागाद्री जलप्रपात या झरना ये भी कहां पर है? मंडोर के अंदर है। कहां पर है? मंडोर के अंदर है। कहते हैं कि ये जो मंडोर है, मंडोर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मंडोर के अंदर जो छतरियां हैं वो घाटू पत्थर से निर्मित है। कौन से पत्थर से निर्मित है? घाटू पत्थर से निर्मित है। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि ये मंडोर की छतरियां हैं। मंडोर अपनी कलात्मक छतरियों और बाग के लिए प्रसिद्ध है। मंडोर अपनी छतरियों और बाग के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। ये सारे सवाल आपकी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। और आपको पता है कि रावण की रानी थी जिसका नाम था मनोदरी, और मनोदरी अपने मंडोदरी इसका पूरा नाम था, और इसकी ये कहाँ की थी? मंडोर की थी। जिससे शादी करने के लिए कौन आता है भाई? रावण आता है। कौन आता है? रावण आता है। ये भी आपको याद होगा। इसके अलावा यहाँ पर रावण की क्या बनी हुई है? चौरी बनी हुई है। इसके अलावा यहाँ पर किसका मंदिर बना हुआ है? तो उत्तर भारत का एकमात्र रावण मंदिर है। उत्तर भारत का एकमात्र रावण मंदिर है, वो भी मंडोर के अंदर है, जिसकी पूजा की जाती है पुष्करणा ब्राह्मणों के द्वारा। और पुष्करणा ब्राह्मण है वो कभी भी कहते हैं रावण दहन में शामिल नहीं होते हैं, क्योंकि ये इनका मानना है कि रावण हमारे जीजा जी है। क्या है भाई? जीजा जी है। ये भी आपको याद रखना है। ये भी आपको क्या करना है? याद रखना है। इसके अलावा आपको पता होगा राजस्थान का सबसे प्राचीनतम विजय स्तंभ है वो कहां पर है? बयाना के किले में। लेकिन राजस्थान का दूसरा प्राचीनतम जो विजय स्तंभ है वो कहां पर है? वो भी मंडोर के अंदर है। कहां पर है? मंडोर के अंदर है। ये भी आपको याद रखना है। ये भी आपको क्या करना है? याद रखना है। ये सारे के सारे सवाल मंडोर के ऊपर है, और मेरे भाई ये सारे के सारे सवाल पूछे जा चुके हैं। ये सारे के सारे सवाल पूछे जा चुके हैं। ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल देखो, और अगला सवाल अपनी स्क्रीन पर यह है कि राजस्थान के गोलिया व हनोतिया में स्रोत है। तो राजस्थान में गोलिया व हनोतिया क्षेत्र है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? वो आपको बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। आपके सामने क्या है? 4 ऑप्शन है। बता दीजिए भाई, गोलिया व हनोतिया, गोलिया व हनोतिया में कौन सा खनिज होता है? फिर बताना है आपको, गोलिया व हनोतिया में कौन सा खनिज पाया जाता है? बताइए भाई। गोलिया व हनोतिया, बताइए भाई, कौन बता रहा है? गोलिया व हनोतिया, बताइए। गोलिया व हनोतिया, गोलिया व हनोतिया क्या है भाई? कौन क्या जवाब दे रहा है? बिल्कुल, कौन जवाब दे रहा है गोलिया व हनोतिया के बारे में? बताइए। गोलिया और हनोतिया, कंवरलाल, कंवरलाल, संजना बता रही है, महेश बता रहा है, बताइए भाई। मंजू सैनी बता रही है, राजकुमार धाकड़ बता रहा है। बताइए गोलिया और हनोतिया क्या है? गोलिया और हनोतिया कहाँ है?
तो देखिए मैं आपको बता दूं, हमारे राजस्थान के अंदर एक जिला है जिसका नाम है अजमेर, और अजमेर जिले के अंदर दो गांव हैं जिसका नाम है गोलिया। क्या नाम है? एक का नाम है गोलिया और एक का नाम है अनोतिया। और यहाँ पर तांबे के क्या मिले हैं भाई? तांबे के भंडार मिले हैं, गोलिया और अनोतिया। गोलिया और अनोतिया अजमेर जिले में है, जहां पर तांबे के क्या मिले हैं? भंडार मिले हैं। तांबे के क्या मिले हैं? भंडार मिले हैं। ये याद रखना है आपको। ये क्या करना है? ये याद रखना है। ये ऑप्शन नहीं है, गोलिया और अनोतिया अजमेर के अंदर है और तांबे के भंडार मिले, ये आपको याद रखना है। अब देखिए अगला सवाल, और अगला सवाल अपनी स्क्रीन पर क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि राजस्थान में जनजाति बालकों के लिए पहली हॉकी अकादमी की स्थापना की जाएगी। तो राजस्थान के अंदर पहली हॉकी अकादमी की स्थापना कहां पर की जाएगी, वो आपको बताना है। चार ऑप्शन है आपके सामने, बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। तो बता दीजिए भाई, राइट आंसर क्या है इसका? राइट आंसर क्या है बताइए? राइट आंसर क्या है इसके, बताइए भाई। अच्छा सवाल है और इजी सवाल है। कौन कौन क्या क्या जवाब दे रहा है? कौन क्या क्या जवाब दे रहा है भाई? कहाँ पर है ये बताइए। अच्छा सवाल है और इजी सवाल है। राजस्थान में जनजाति बालकों के लिए हॉकी अकादमी की स्थापना कहाँ पर की गई है भाई? राजस्थान में हॉकी अकादमी जनजातियों के लिए उदयपुर जिले में है। कहाँ पर है? उदयपुर जिले में है, ये याद रखना है। फिर अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा कि बताइए राजस्थान के अंदर वॉलीबॉल अकादमी कहाँ पर है? तो राजस्थान में एक है जिसका नाम है फुटबॉल अकादमी, एक है बालिका हॉकी अकादमी। बालिका हॉकी अकादमी पूछे कि बालिका हॉकी अकादमी कहाँ पर है? तो बालिका हॉकी अकादमी है भाई अपने राजस्थान के अंदर अजमेर जिले में। कहाँ पर है भाई? अजमेर जिले के अंदर है बालिका हॉकी अकादमी। कौन सी? बालिका हॉकी अकादमी अजमेर जिले में है। आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि राजस्थान में तीरंदाजी अकादमी कहाँ पर है? तो तीरंदाजी अकादमी आप क्या कहोगे कि सर ये तीरंदाजी अकादमी है, ये डूंगरपुर में है। कहाँ पर है? डूंगरपुर के अंदर है, ये याद रखना। फिर आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि बताइए बास्केटबॉल अकादमी कहाँ पर है, या फिर हैंडबॉल अकादमी कहाँ पर है? तो हैंडबॉल अकादमी आपको पता होगा राजस्थान के जैसलमेर जिले में है। किस जिले में है भाई? जैसलमेर जिले में है हैंडबॉल अकादमी। फिर आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि बताइए भाई राजस्थान के अंदर क्या पूछा जाएगा? बताइए भाई राजस्थान में पैरा ओलंपिक जो गेम होते हैं, पैरा ओलंपिक गेम होते हैं, उन पैरा ओलंपिक अकादमी कहाँ पर है? पैरा ओलंपिक गेम की अकादमी कहाँ पर है? तो राजस्थान के किस जिले में है भाई? जोधपुर जिले में है। किस जिले में है? जोधपुर जिले में है। ये भी आपको याद रखना है। ये भी क्या होना है? याद रखना है। राजस्थान के अंदर क्या है? खेल की अलग अलग अकादमियों के बारे में जो अभी हाल ही में सरकार ने क्या की है? घोषणा की है, याद रखना है। और राजस्थान राज्य क्रीड़ा अकादमी कहाँ पर है? तो ये है राजस्थान के जयपुर जिले में। किस जिले में है? जयपुर जिले में है। ये भी आपको याद रखना है। और अब वीडियो को आपको क्या करना है? लाइक ठोकना है। वीडियो को क्या करना है? लाइक ठोकना है। फिर बताइए जनगणना 2011 के अनुसार, कौन सी जनगणना? जनगणना 2011 के अनुसार किस जिले में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है? चार ऑप्शन है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा या फिर जैसलमेर, धौलपुर। तो बता दीजिए भाई राइट आंसर क्या है इसका, बताइए। राइट आंसर क्या है वो आपको बताना है। राइट आंसर क्या है बताइए भाई। अच्छा सवाल है। राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात पूछा है, किस जिले का है भाई? बताइए। बताइए भाई, बताइए कौन आंसर बता रहा है?
तो बताइए भाई, राजस्थान में सबसे कम धौलपुर है, धौलपुर जिले का लिंगानुपात है, किस जिले का है, धौलपुर जिले का क्या है, लिंगानुपात है। ये आपको याद रखना है, धौलपुर जिले का लिंगानुपात सबसे कम है, कितना है, तो 846 है, ये याद रखना है धौलपुर जिले का। अगला सवाल देखो भाई, कौन सी चित्रकला, राजस्थान की कौन सी चित्रकला शैली चोर पंचाशिका शैली से मिलती जुलती है। तो राजस्थान की वह चित्रकला बतानी है जो चोर पंचिका शैली किससे क्या करती है, मिलती जुलती है। चार ऑप्शन है, एक तो है किशनगढ़ शैली, एक है मेवाड़ शैली, एक है बीकानेर शैली और एक है भरतपुर शैली। तो आपसे क्या सवाल पूछा है, आपसे सवाल ये पूछा गया है भाई कि राजस्थान की वह शैली जो किससे मिलती जुलती है, भाई चोर पंचाशिका से मिलती जुलती है। चार ऑप्शन है आपके सामने, बताइए राइट आंसर क्या है इसका, बताइए राइट आंसर क्या है इसका, ये आपको याद रखना होगा, ये आपको याद रखना होगा। बताइए राइट आंसर क्या है इसका। देखिए चोर पंचासी का शैली है वो किस शैली की है, कंवरलाल बता रहे हैं, लाल सिंह बता रहे हैं, दिनेश कुमार, गोवर्धन लाल, खन्नू कुमारी, नाती मीणा, मयंक शर्मा। अरे भाई आ जाएगा, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, आने से आएगा, मेहनत करोगे तो आ जाएगा। महिपाल तंवर, गोपी जोदाना, रंजन रावत, अरविंद बिश्नोई, दीपक। देखो भाई, किशनगढ़ शैली, मेवाड़ शैली, बीकानेर शैली या भरतपुर शैली। तो राजस्थान के अंदर मेवाड़ शैली है, मेवाड़ शैली के अंदर चोर पंचाशिका शैली का चित्र है। अगर आपसे पूछा जाएगा मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल किस शासक का काल कहलाता है, तो मेवाड़ शैली का कौन सा काल स्वर्ण काल पूछ ले आपसे, तो याद रखना वो है जगत सिंह। कौन है, महाराणा जगत सिंह के काल को क्या कहा जाता है, जगत सिंह का जो काल है वो मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल कहलाता है। कौन सा काल कहलाता है, स्वर्ण काल कहलाता है। इसके अलावा मेवाड़ शैली का एक चित्र है जिसका नाम है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी एक ग्रंथ, एक चित्रित ग्रंथ है, और ये चित्रित ग्रंथ याद रखना कि इस ग्रंथ को किसने चित्रित किया था, इस ग्रंथ को चित्रित करने वाला एक आदमी था, उसका नाम याद रखना कमल चंद्र। और कमल चंद्र ने ये जो ग्रंथ चित्रित किया था उस समय आमेर के जो मेवाड़ के शासक थे तेज सिंह। कौन थे, तेज सिंह के समय चित्रित किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा कहते हैं कि इस मेवाड़ शैली के अंदर कहते हैं जगत सिंह के समय चित्तेरों की ओवरी की स्थापना होती है। किसकी स्थापना होती है, चित्तेरों की ओवरी, चित्तेरों की ओवरी की स्थापना भी जगत सिंह के समय होती है। ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखिए अपने स्क्रीन पर क्या कह रहा है। अगला सवाल ये है कि जयपुर मेट्रो की जो ट्रैक गेज है, जयपुर मेट्रो का जो ट्रैक गेज है उस ट्रैक गेज की लंबाई कितनी है, वो आपको बतानी है कि ट्रैक गेज की लंबाई है वो कितनी है, बता दीजिए भाई राइट आंसर। जयपुर मेट्रो, किसकी, जयपुर मेट्रो की जो ट्रैक गेज है उसकी जो लंबाई है, उसकी लंबाई कितनी है वो आपको बतानी है, और ये मिलीमीटर में दे रखी है। तो बताइए भाई, बताइए राइट आंसर क्या है इसका। बताइए जयपुर मेट्रो, जयपुर मेट्रो की लंबाई आपसे पूछी है कितनी है वो आपको बताना है। जयपुर मेट्रो की लंबाई आपसे पूछी है, आपको बताना है कितनी है। सोच के जवाब दीजिए भाई, सोच के क्या देना है, जवाब देना है, बता दीजिए जयपुर मेट्रो के बारे में। तो देखिए भाई, जयपुर मेट्रो के जो ट्रैक की लंबाई है वो 1435 मिलीमीटर है। कितनी है, 1435 मिलीमीटर है। और आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कि ये जो जयपुर मेट्रो है ये किसकी सहायता से चलाया जा रहा है, यानी इसका जो वित्त पोषण है वो किसके द्वारा किया जा रहा है।
तो वित्त पोषण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है एडीबी के द्वारा, यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा जयपुर मेट्रो का क्या किया जा रहा है? जयपुर मेट्रो का वित्त पोषण किया जा रहा है। ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल देखिए, और अगला सवाल ये है अपनी स्क्रीन पर कि राजस्थान के रिफाइनरी प्रोजेक्ट में निम्न में से कौन हिस्सेदार है? राजस्थान में एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है रिफाइनरी प्रोजेक्ट, और रिफाइनरी प्रोजेक्ट में हिस्सेदार कौन है वो आपको बताना है। ओएनजीसी और एचपीसीएल, केयर एनर्जी और एचपीसीएल, राजस्थान सरकार और एचपीसीएल, ओएनजीसी और राजस्थान सरकार। तो बता दीजिए भाई, राजस्थान के अंदर अपना है ओएनजीसी, क्या है? रिफाइनरी है जिसका नाम है केयर एनर्जी। बताइए इसका हिस्सेदार कौन है, और सोच के जवाब देना है। बताइए भाई, राइट आंसर क्या है इसका? बताइए बताइए बताइए, राइट आंसर क्या है इसका? वो कौन बताएगा? हमारे राजस्थान में क्या है भाई? रिफाइनरी है। पक्का है, आपको भी पता है और हमें भी पता है, लेकिन आपसे कुछ अच्छे सवाल पूछे गए हैं, इसका आपको जवाब देना है। इसका आपको जवाब देना है, बताइए। देखिए भाई, ये जो रिफाइनरी है ये राजस्थान सरकार और एचपीसीएल के द्वारा क्या की गई है भाई? संचालित है। और कहते हैं कि इसके अंदर राजस्थान सरकार का हिस्सा वो कितना है भाई? राजस्थान सरकार का हिस्सा है 24%, और ये जो ओएनजीसी एचपीसीएल है उस एचपीसीएल का हिस्सा है 76%, और राजस्थान सरकार का हिस्सा है 24%। इसके अलावा इस परियोजना की लागत कितनी है? तो 43,129 करोड़ इसकी क्या है भाई? लागत है। इसके अलावा यहाँ पर कहते हैं कि यह देश की प्रथम रिफाइनरी है, देश की प्रथम रिफाइनरी है जिसके अंदर कहते हैं पेट्रोकेमिकल्स याद रखना, पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स का मिश्रण है। केमिकल कॉम्प्लेक्स का क्या है? मिश्रण है, ये भी याद रखना है। उसका क्या है? मिश्रण है, ये भी आपको याद रखना है। कहां पर है? तो राजस्थान के बाड़मेर जिले में। कहां पर है? बाड़मेर जिले में है, ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, और अगला सवाल गजब का सवाल है। एक भक्ति संत थे जिनका नाम था रज्जब जी, और रज्जब जी का संबंध है वो किस समुदाय या किस संप्रदाय से था? आपको आंसर बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, सोच समझ के क्या दीजिए, सोच समझ के जवाब दीजिए कि संत रज्जब जी का संबंध है वो कौन से संप्रदाय से था? कौन से संप्रदाय से था? बता दीजिए भाई। हमारे यहाँ पर एक संप्रदाय है और राजस्थान का ही संप्रदाय है, उन्हीं में से आपको बताना है। बता दीजिए भाई कौन थे? और पूछा किसका है? संत रज्जब जी। किसका पूछा है? रज्जब जी। बताइए। बताइए बताइए बताइए। संत रज्जब जी किसके शिष्य थे भाई? इनका संबंध किससे था? इनका संबंध था, वो था भाई दादू पंथ से। किससे था? दादू पंथ से। अब देखिए रज्जब जी के बारे में याद रखना, ये जो रज्जब जी थे कौन थे? ये जो रज्जब जी थे भाई पठान। कौन थे? पठान थे, याद रखना। मुस्लिम थे, लेकिन कहते हैं कि दादू दयाल से इतने प्रभावित होते हैं कि दादू दयाल के बन जाते हैं शिष्य। दादू दयाल के क्या बन जाते हैं भाई? शिष्य बन जाते हैं। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि इन्होंने कहते हैं कि दादू की मृत्यु के बाद अपनी आंखों पर क्या नहीं बांधी थी? आंखों पर कहते हैं पट्टी बांधी थी। कहते हैं कि दादू की मृत्यु के बाद अपनी आंखों पर पट्टी इसलिए बांधी, तो इन्होंने कहा अब मेरे लिए देखने के लिए इस दुनिया में कुछ बचा ही नहीं है। गुरुजी थे और गुरुजी चले गए, अब मेरे जीवन में अंधकार है, केवल जी रहा हूं। कहते हैं इनके बारे में कि ये आजीवन दुल्हे के वेश में रहे थे।
आजीवन किसके वेश में रहे थे? आजीवन दूल्हा, अर्थात ये बींद बने हुए थे, दूल्हे के वेश में रहे थे आजीवन। अभी बताता हूं वेश में क्यों रहे थे, वो भी बताता हूं। कहते हैं कि इनके 10 शिष्य थे। सवाल पूछे कि संत रज्जब जी के कितने शिष्य थे, तो संत रज्जब जी के 10 शिष्य थे। कितने 10 शिष्य थे? 10 शिष्य थे। इसके अलावा आपको पता होगा कि इन्होंने क्या लिखे थे? उपदेश दिए थे। इनके उपदेश दिए थे, एक पुस्तक थी जिसका नाम था सर्वंगी। कौन सी? सर्वंगी। एक थी जिसका नाम था रज्जब वाणी। कौन सी वाणी? रज्जब वाणी था। इसके अलावा कहते हैं इनके जो अनुयायी होते हैं उनको कहा जाता है रज्जब पंथी। क्या कहा जाता है? रज्जब पंथी कहा जाता है। कहते हैं अपने गुरु के सबसे फेवरेट शिष्य थे, लेकिन एक बार मार्केट में सामान लेकर लेने के लिए जाते हैं, एक सुंदर कन्या को देखते हैं, आंखों ही आंखों में दोनों एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं कि जाके पूछ लेते हैं कि क्या आप हमसे शादी करोगी? विल यू मैरी मी? उन्होंने कहा एब्सोल्युटली, आई एम वेरी विथ यू। और कहते हैं कि संत दादू जो रजब जी थे, जो संत दादू दयाल को छोड़कर क्या करते हैं? भक्ति का माहौल छोड़कर किस में चले जाते हैं? सांसारिक मोह की तरफ चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? सांसारिक मोह की तरफ चले जाते हैं। और उसके बाद कहा जाता है कि संत दादू दयाल को पता चलता है कि मेरे गुरु चेले ने तो भाई बड़ा काम कर दिया है, बींद बढ़ने जा रहा है। तो कहते हैं कि उसके बाद दादू दयाल इनकी बारात में इनके सामने जाते हैं और एक दोहा बोलते हैं, रज्जब तूने गजब कियो, सिर पर बांधियो मोड़, आयो तो हरि भजन ने, नरक में करियो ठोड़। कहते हैं कि जब ये सारी बातें अपने गुरु के जो आवाज को अपने कानों में सुना तो बीन थे वो नीचे उतरे और कहा गुरुजी अब हमारा मामला है वो आपके चरणों में ही रहेगा, अब हम क्या करेंगे? आप ही की सेवा करेंगे। गुरुजी ने कहा नहीं, अब तू बींद बन गया, अब बींद बन। उन्होंने कहा नहीं गुरुजी, अब आपकी ही सेवा में रहूंगा। तो गुरुजी ने कहा कि अगर मेरे साथ रहना है तो अब आजीवन बींद बन के ही रहना पड़ेगा। ये आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे, एकमात्र ऐसे व्यक्ति गुरु की बातों का पालन किया था। और कहते हैं कि जब संत दादू दयाल की मृत्यु हुई तो अपनी आंखों पर पट्टी बांध दी थी, कहा मेरे लिए अब देखने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। क्या है? कुछ बचा ही नहीं है, ऐसा ये कहा जाता है। ये माहौल क्या लिखे? माहौल बदल दूंगा जमाने का, मैंने ठेका ले लिया है आग लगाने का। किसका ठेका ले लिया है? आग लगाने का ठेका ले लिया है। राजकुमार धाकड़ अब आग लगाएगा। ध्यान रखना है भाई, थोड़ा बच के रहना है, ये आग लगाने का काम कर रहा है। तो आप लोग है जो पानी अपने पास रखना, ये पास में आ जाए। तो नानक भील का संबंध निम्न में से किस आंदोलन से था? नानक भील का संबंध है वो किस आंदोलन से था? मारवाड़ किसान आंदोलन, शेखावाटी किसान आंदोलन, या फिर बेंगू किसान आंदोलन, या बूंदी किसान आंदोलन? तो बता दीजिए भाई। हमारे यहाँ पर एक व्यक्ति थे जिनका नाम था नानक, और नानक जी थे भील, और नानक जी भील का संबंध है वो किस आंदोलन से था? सोच समझ कर क्या देना है? जवाब देना है। तो बता दीजिए भाई, राजस्थान के अंदर नानक जी भील का संबंध किस आंदोलन से था? ये आपको बताना है, सोच के जवाब देना है, अच्छे से, गलत नहीं बोलना है भाई। बताइए ये कोचिंग कहाँ है? ये कोचिंग भाई जोधपुर जिले में है, पावटा के अंदर है। ठीक है, बताइए भाई, राजस्थान के अंदर सवाल पूछा है आपसे, फिर मैं आपको बताता हूं इसके बारे में। अब देखिए, नानक भील का संबंध किस आंदोलन से था? इनका बूंदी किसान आंदोलन से था। कहां पर? बूंदी किसान आंदोलन से था। कहते हैं 2 अप्रैल 1923 की बात है। 2 अप्रैल 1923 को क्या हुआ था? बूंदी के अंदर एक गांव है डाबी गांव, और डाबी गांव के अंदर किसानों की क्या हो रही थी? सभा हो रही थी। और किसानों की जब सम्मेलन हो रहा था, सभा हो रही थी, उस समय कहते हैं कि एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम होता है नानक भील। क्या नाम होता है? नानक भील होते हैं। और नानक भील के साथ कौन होते हैं भाई? नानक भील के साथ कौन होते हैं भाई? इनके साथ एक व्यक्ति और होते हैं, और उनका क्या नाम होता है भाई? नानक भील। और नानक भील के साथ में एक व्यक्ति होते हैं देवीलाल गुर्जर, और ये दोनों गा रहे थे झंडा गीत। क्या गा रहे थे? देवीलाल गुर्जर दोनों मिलकर झंडा गीत गा रहे थे। और झंडा गीत जब ये गा रहे थे तब कहते हैं कि यहाँ पर एक व्यक्ति होता है जो पुलिस अधिकारी होता है जिसका नाम होता है इकराम हुसैन।
और इकराम हुसैन ने कहते हैं गोली चलाने का आदेश दिया। जो गोली किसको लग जाती है? नानक भील को लगती है, इसलिए वो शहीद हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? शहीद हो जाते हैं। और आपको पता होगा इकराम हुसैन है, इस इकराम हुसैन को राजस्थान का क्या कहा जाता है? राजस्थान का जनरल डायर कहा जाता है। राजस्थान का जनरल डायर किसे कहा जाता है? तो याद रखना है इकराम हुसैन को कहा जाता है, जिसने शांतिपूर्ण किसानों के सम्मेलन पर क्या किया था? गोलीबारी की थी। कहते हैं माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा का नाम आपने सुना होगा। माणिक्यलाल वर्मा ने क्या किया था? माणिक्यलाल वर्मा होते हैं, ये क्या करते हैं? माणिक्यलाल वर्मा ये करते हैं भाई एक पत्र की, एक कविता की रचना, और उस कविता का नाम था अर्जी। अर्जी कविता लिखी थी उन्होंने किसकी याद में? नानक भील की याद में। किसकी याद में लिखी थी? नानक भील की याद में लिखी थी अर्जी कविता। ये भी आपको याद रखना है। और वीडियो को लाइक ठोक दिए भाई, 95 हुए हैं, 95 हुए हैं। 5 जिन लोगों ने लाइक नहीं किए हैं वो लाइक फटाक से करिए। और अगला सवाल देखिए, आप उधर से फटाक से सवाल दे, राइट क्लिक करोगे राय इसको, और इधर से आपके फटाक से नया सवाल। कौन सा शहर सफेद शहर के नाम से जाना जाता है? राजस्थान में एक शहर है जिसका नाम है कि वो सफेद शहर के नाम से जाना जाता है। बताइए भाई, सफेद शहर के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? अच्छा सवाल है, इजी सवाल है। अब आप इसका क्या आंसर देते हो ये आपको, आपके ऊपर डिपेंड है। तो बताइए राजस्थान का कौन सा स्थान है जिसे क्या कहा जाता है भाई? राजस्थान का सफेद शहर कहा जाता है। कौन सा शहर कहा जाता है? सफेद शहर कहा जाता है। बताइए सफेद शहर किसको कहा जाता है? सफेद शहर किसको कहा जाता है ये आपको याद रखना है। तो देखिए सफेद शहर किसको कहा जाता है? सफेद शहर का मतलब ये क्या होता है? व्हाइट सिटी। कौन सी सिटी? व्हाइट सिटी। तो व्हाइट सिटी किसको कहा जाता है? व्हाइट सिटी कहा जाता है अपने राजस्थान के उदयपुर जिले को। इसके अलावा उदयपुर जिले को क्या कहा जाता है? उदयपुर को कहा जाता है भाई सैलानियों का स्वर्ग कहा जाता है। सैलानियों का क्या कहा जाता है? स्वर्ग कहा जाता है। इसके अलावा इसको क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है झीलों की नगरी। झीलों की क्या कहा जाता है? नगरी कहा जाता है। इसके अलावा इसको और क्या कहा जाता है? फाउंटेन एंड माउंटेन सिटी कहा जाता है। फाउंटेन एंड माउंटेन सिटी कहा जाता है। फाउंटेन एवं माउंटेन सिटी कहा जाता है। वो किसे कहा जाता है? वो भी कहा जाता है उदयपुर जिले को। किस जिले को कहा जाता है? उदयपुर जिले को कहा जाता है। उदयपुर को कहा जाता है राजस्थान का कश्मीर। राजस्थान का क्या कहा जाता है? कश्मीर कहा जाता है उदयपुर जिले को। और उदयपुर जिले को क्या कहा जाता है? तो देखिए उदयपुर को कहा जाता है पूर्व का वेनिस। क्या कहा जाता है? पूर्व का वेनिस कहा जाता है। वो भी किसको कहा जाता है? पूर्व का वेनिस उदयपुर जिले को कहा जाता है। और उदयपुर को क्या कहा जाता है? तो और उदयपुर को कहा जाता है राजस्थान का विंडसर। राजस्थान का क्या कहा जाता है? विंडसर कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। ये भी आपको याद रखना है। किसको कहा जाता है? उदयपुर को। और सवाल ये पूछे राजस्थान की फैशन नगरी किसे कहा जाता है? तो फैशन नगरी के तौर पर उदयपुर जाना जाता है। कौन जाना जाता है? उदयपुर को फैशन नगरी भी कहा जाता है। ऐसे सवाल भी अगर पूछे तो याद रखना है भाई। धर्मेंद्र कुमार जोरवाल, राकेश बामणिया, मन्नू, सत्तू, पूजा, मांगीलाल, मगनलाल, छगनलाल, अंकित कुमार, मांगीलाल, मन्नू, धर्मेंद्र कुमार जोरवाल। अगला सवाल देखो भाई, और अगले सवाल का जवाब दीजिए भाई। अगला सवाल क्या कह रहा है? और अगला सवाल कहता है राजस्थान में प्रसिद्ध झुंझुनू, राजस्थान में झुंझुनू की प्रसिद्ध रानी सती का वास्तविक नाम क्या था? तो बता दीजिए। हमारे राजस्थान में एक लोक देवी है जिनका नाम है रानी सती, और रानी सती का आपको क्या बताना है? वास्तविक नाम बताना है। क्या आप बता सकते हो? तो बताइए रानी सती का वास्तविक नाम क्या था? रानी सती का वास्तविक नाम क्या था? आपके सामने 4 ऑप्शन है, अंजनी देवी, कमला देवी, लक्ष्मी देवी या नारायणी देवी। कौन इसका पहले जवाब देगा? देखते हैं, बताइए। फिर इसके बारे में बात करते हैं। कौन जवाब दे रहा है इसका? जवाब दे रहे हैं बालदल चंद, दे रहे हैं बालचंद, विजय कुमार, नरेंद्र, सत्तू, भावना,
मन्नू दे रही है, सुमित, संगीता, मन्नू, गोपी, बालचंद, नरेंद्र, सविता, प्रवीण, उर्मिला, रेखा, मुन्नी। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए भाई राजस्थान के अंदर रानी सती का वास्तविक नाम था नारायणी देवी। आप लोगों ने सुना होगा नारायणी देवी। नारायणी देवी, इनके पति का क्या नाम था? पति का नाम भी पूछा गया है परीक्षा में, तो पति का नाम था तन धन दास। पति का क्या नाम था भाई? नारायणी देवी के पति का नाम था तन धन दास था। और कहते हैं किसकी कुल देवी है ये? तो ये है अग्रवालों की कुल देवी। अग्रवाल जो बढ़िया होते हैं, तो अग्रवालों की क्या है? कुल देवी है। ये भी आपको याद रखना है। और आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि नारायणी देवी है, नारायणी देवी का मुख्य मंदिर कहाँ पर है? तो इनका मंदिर है उदयपुर वाटी झुंझुनू। इनको क्या कहा जाता है? इनको दादी जी भी कहा जाता है, दादी जी भी कहा जाता है। इनको रानी सती भी कहा जाता है, रानी सती भी इनको कहा जाता है। इनका मेला कब आयोजित होता है? भाद्रपद अमावस्या को। और भाद्रपद अमावस्या को इनका क्या लगता है? मेला लगता है। इनका मंदिर है, पूरा का पूरा मंदिर बना हुआ है, वो बना हुआ है संगमरमर का। मंदिर किसका बना हुआ है? संगमरमर का बना हुआ है। और उसके बाद कहते हैं 1987 में एक अधिनियम बनाया था जिसका नाम था सती निवारण अधिनियम। कहते हैं 1987 में दिवराला गांव की घटना होती है और पूरे विश्व स्तर पर राजस्थान और भारत की क्या होती है? फजती होती है। अर्थात इसका पूरे के पूरे इंटरनेशनल लेवल के अखबारों ने इसको मुद्दा बनाया था। तो 1987 में सती निवारण अधिनियम पारित किया। और इस अधिनियम को पारित करने के बाद सती प्रथा, सती मेले, सती की जो भी गाथाएं होती है उन पर क्या लगा दी गई थी? रोक लगा दी गई थी। ये भी आपको याद रखना है। ये भी आपको क्या करना है? याद रखना है। ये भी आपको क्या करना है? याद रखना है। ये भी आपको क्या करना है? याद रखना है। और देखिए वीडियो को लाइक ठोक दीजिए भाई। अगला सवाल आपके सामने है, राजस्थान सरकार द्वारा जारी किया गया, राजस्थान सरकार द्वारा जारी किया गया एक कार्यक्रम है। और वो कार्यक्रम क्या है उसको आप सुनिए। उसका नाम है भाई आयोग आपके द्वार। आयोग आपके द्वार कार्यक्रम है। ये किसकी जागरूकता से संबंधित है? यहाँ पर एक आयोग है, आरोप नहीं है। आयोग आपके द्वार है, यहाँ पे लिखा हुआ आयोग आपके द्वार योजना है। ये कौन से विभाग के द्वारा चलाई जा रही है? यानी आपके द्वारा कार्यक्रम निम्न में से किस किस जागरूकता के लिए चलाया जा रहा है? भूमि सुधार के लिए, बच्चों के विरुद्ध अपराध, किसान सहयोग या वृद्ध जनों के विरुद्ध अपराध? बताइए भाई। अच्छा सवाल है। और इसका राइट आंसर है कि एक आयोग है जिसका नाम है आयोग आपके द्वार। और आयोग आपके द्वार एक योजना चलाई गई है, वो चलाई गई है राजस्थान सरकार के द्वारा। बच्चों के विरुद्ध जो अपराध हैं उन अपराधों को क्या करना? कम करना, उन अपराधों की सुनवाई करना। आयोग आपके द्वार। ये सवाल रीट, बीएसटीसी जो ये सवाल टीचर लेवल की तैयारी करते हैं उनके लिए ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं कि बच्चों के विरुद्ध अपराधों की जांच और उनके संरक्षण के लिए आयोग आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की जा चुकी है। अगला सवाल है, उदयपुर की जामर कोटड़ा खाने किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में बताइए जामर कोटड़ा की खाने हैं, किसकी खाने हैं भाई? जामर कोटड़ा की खाने हैं। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? रॉक फॉस्फेट, यूरेनियम, तांबा या जिंक? अच्छा सवाल है और इजी सवाल है, बता दीजिए भाई। अच्छा सवाल है और अच्छा जवाब देना चाहिए। बता दीजिए कौन इसका राइट आंसर दे रहा है? कौन इसका राइट आंसर दे रहा है? अच्छे सवालों को कभी चूकते नहीं है, सीधा सा जवाब देते हैं। सीधा सा क्या देते हैं? जवाब देते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा सवाल है और इजी सवाल है। बताइए भाई। राजस्थान में रॉक फॉस्फेट है, जामर कोटड़ा के अंदर होता है। कौन सा भाई? रॉक फॉस्फेट है, वो कहां पर होता है? जामर कोटड़ा के अंदर होगा। आपको पता है राम जामर कोट रॉक फॉस्फेट उदयपुर के अंदर, जामर कोटड़ा की खान कहाँ है? रॉक फॉस्फेट का उत्पादन हो रहा है उदयपुर के अंदर हो रहा है। ये भी याद रखना है। ये आपको क्या करना है? याद रखना है भाई। क्या याद रखना है कि सर रॉक फॉस्फेट है, इसका उत्पादन कहाँ पर हो रहा है? राजस्थान के अंदर हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है? राजस्थान के अंदर हो रहा है। ऐसे सवाल भी क्या कर लिए जाते हैं? अक्सर आपसे क्या कर लिए जाते हैं?
पूछ लिए जाते हैं। क्या कर लिए जाते हैं? पूछ लिए जाते हैं। हमारे देश का लगभग 65% रॉक फॉस्फेट का उत्पादन कहाँ हो रहा है? राजस्थान में हो रहा है। राजस्थान में सर्वाधिक रॉक फॉस्फेट का उत्पादन कहाँ हो रहा है? उदयपुर जिले में हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है? उदयपुर जिले में हो रहा है। ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपको क्या करना है? याद रखना है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो रॉक फॉस्फेट है ये किस प्रकार का खनिज है? यह अधात्विक खनिज है। कौन सा खनिज है? अधात्विक खनिज है रॉक फॉस्फेट। ये भी आपको याद रखना है भाई, ये भी आपको याद रखना है। परीक्षा में अक्सर ऐसे करके ऐसे सवाल फेंके जाते हैं, उस समय ऐसे डरना नहीं है, सवाल को एकदम से कैच करना है। जैसे बॉलर क्या करता है, गेंद को कैच करना है, फेंक दूं, तू जैसा बॉलर है उससे अच्छा मैं प्लेयर हूं और उससे अच्छा मैं कैचर हूं। अगला सवाल देखिए भाई, अगला सवाल अपने स्क्रीन पर क्या सवाल है? गजब का सवाल है। और सवाल ये है, पिछवाई पेंटिंग किस शैली से संबंधित है? एक पेंटिंग है जिसका नाम है पिछवाई, और पिछवाई का संबंध है वो किस शैली से है? बता दीजिए भाई, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। कौन इसका सबसे पहले क्या दे रहा है? जवाब दे रहा है। अच्छे से सोच समझ के जवाब दीजिए भाई। पिछवाई कला का पूछा है। कौन सी कला का? पिछवाई कला का पूछा है। तो बताइए भाई, हमारे राजस्थान के अंदर पिछवाई चित्र शैली है कौन सी? वो किस शैली की है? बताइए भाई, किस शैली की देन है? अच्छा सवाल और इजी सवाल है। फिर मैं आपको बताता हूं कि ये किसके समय की है और क्या क्या है इसमें। पिछवाई शैली, नाथ द्वारा शैली, मारवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली, शेखावाटी शैली। किसकी? शेखावाटी शैली। बताइए राइट आंसर क्या है इसका? कौन क्या जवाब दे रहा है इसका? राइट आंसर क्या है इसका? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, जबरदस्त सवाल के आंसर आ रहे हैं। अब देखिए हम इसका एनालिसिस करते हैं, अर्थात पोस्टमार्टम करते हैं। नाथ द्वारा शैली की प्रसिद्ध है पिछवाई। तो आप लोगों ने एक जगह का नाम सुना होगा, कौन सा द्वारा? नाथ द्वारा शैली। आपसे सवाल ये पूछा जाएगा, नाथ द्वारा शैली का उद्भव किसके समय हुआ था? नाथ द्वारा शैली का उद्भव हुआ था मेवाड़ के शासक थे राज सिंह प्रथम के समय। राज सिंह प्रथम के समय क्या हुआ था? नाथ द्वारा शैली का शुरुआत हुई थी, ऐसा याद रखना है। कहते हैं कि नाथ द्वारा के अंदर इन्होंने श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया था, और श्रीनाथ जी के मंदिर का इन्होंने क्या करवाया? राज सिंह ने निर्माण करवाएगा। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि ये नाथ द्वारा शैली है, ये किस शैली का मिश्रित रूप है? तो यह उदयपुर और ब्रज शैली का मिश्रण है। उदयपुर और ब्रज शैली का क्या है? ये मिश्रण है। ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल ये पूछा जाएगा, पिछवाई क्या है? तो कहते हैं कि भगवान कृष्ण का जो मंदिर होता है, इस मंदिर के पीछे जो पर्दे लगते हैं और उन पर्दों में भगवान कृष्ण के बाल रूप को क्या किया जाता है? चित्रित किया जाता है। अर्थात पिछवाई के अंदर भगवान कृष्ण होता है और भगवान कृष्ण के बाल रूपों को चित्रित किया जाता है। बाल रूपों को क्या किया जाता है? चित्रित किया जाता है। ये आपको याद रखना है। सीधा सा उदाहरण है, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, सपोज देन मेरी मूर्ति भगवान कृष्ण की मूर्ति, और पीछे जो आपको बोर्ड दिख रहा है यहाँ पर भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप का चित्रण है। इसी को ही क्या कहा गया है? पिछवाई शैली कहा गया है। आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि पिछवाई शैली का नाथ द्वारा शैली का संबंध किस संप्रदाय से है? तो आप याद रखना, नाथ द्वारा शैली का संबंध है वो है वल्लभ संप्रदाय से। कौन से संप्रदाय से है भाई? नाथ द्वारा शैली का संबंध वल्लभ संप्रदाय से है, ये याद रखना है। वल्लभ संप्रदाय से संबंधित शैली है वो कौन सी शैली है? वो है आपकी पिछवाई शैली। फिर आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि किसके काल को नाथ द्वारा शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो राज सिंह प्रथम के काल को क्या कहा जाता है? पिछवाई नाथ द्वारा शैली स्वर्ण काल कहा जाता है, गोल्डन टाइम कहा जाता है, ये याद रखना। फिर आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि नाथ द्वारा शैली के अंदर चित्रित प्रमुख वृक्ष कौन सा है? तो प्रमुख वृक्षों में कहते हैं कि केले को चित्रित किया गया है। प्रमुख क्या? केला चित्रित किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। ये भी आपको क्या करना है? याद रखना है भाई, ये भी आपको याद रखना है। इस संप्रदाय के अंदर सबसे ज्यादा योगदान किसका रहा? वल्लभ संप्रदाय के संतों का रहा था। अगला सवाल देखो, अगला सवाल गजब का सवाल है।
राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रवासी पक्षी साइबेरियन क्रेन के लिए जाना जाता है? सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, सरिस्का उद्यान, या फिर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, या फिर क्या दे रखा है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के बाद केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो बताइए साइबेरियन क्रेन कौन से अभ्यारण्य में आते हैं? सोच समझकर क्या देना है, जवाब देना है। सोच समझकर जवाब देना है। देखिए भाई कौन इसका सही आंसर दे रहा है, कौन इसका सही आंसर दे रहा है ये आपको बताना है। बताइए, इजी सवाल है, अच्छा सवाल है। कौन दे रहा है? गजब गजब गजब, नाती मीणा, विजय, नरेश, ग्वालचांद धाकड़, गोवर्धन, ईश्वर, नरेश चौधरी, पता है भाई, उर्मिला, विद्या भील, पूनम राजपूत, महेश कुमार, अंजाराम, निर्मला, परू, मोटिवेशनल विमला। बताइए भाई, अच्छा सवाल है, इजी सवाल है, गजब है भाई। केवलादेव, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है भरतपुर के अंदर, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है भरतपुर के अंदर, याद रखना, जिसके अंदर क्या आते हैं? साइबेरियन क्रेन आते हैं। क्या आते हैं? साइबेरियन क्रेन आते हैं, ये याद रखना है। किसके बारे में? केवलादेव के बारे में याद रखना है। अब आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि जो ये केवलादेव अभ्यारण्य है ये किस जिले में है? ये किस जिले में है? तो आप क्या कहोगे भाई, केवलादेव अभ्यारण्य किस जिले में है? तो क्या कहोगे? केवलादेव अभ्यारण्य है भरतपुर जिले के अंदर है। प्रवासी पक्षी सबसे ज्यादा आते हैं। इसे घना राष्ट्रीय घना पक्षी अभ्यारण्य भी कहते हैं, घना पक्षी अभ्यारण्य भी कहते हैं। इसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहते हैं। पक्षियों का क्या कहते हैं? पक्षियों का स्वर्ग भी कहते हैं, ये भी आपको याद होगा। और इसके अंदर जो जलापूर्ति किसके द्वारा की जाती है? तो जलापूर्ति के लिए यहाँ पर अजान बांध है। कौन सा बांध है? अजान बांध के द्वारा कहते हैं कि केवलादेव अभ्यारण्य में क्या की जाती है? जलापूर्ति की जाती है, पक्षियों को समर्पित है। और कहते हैं इसकी स्थापना, इसको 1981 इसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया है, रामसर साइट का दर्जा दिया गया है इसको। इसके अलावा कहते हैं कि ये जो अभ्यारण्य है, इस अभ्यारण्य को क्या दिया गया है भाई? 1985 में विश्व धरोहर सूची का दर्जा दिया गया, और विश्व धरोहर सूची में भी इसको क्या किया गया? शामिल किया गया था। ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपको क्या करना है? याद रखना है। 1985 में विश्व धरोहर सूची रामसर साइट में शामिल है। किसमें? रामसर साइट में शामिल है। और याद रखना पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। और याद रखना है कि कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है? तो केवल और केवल 29 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 29 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। सवाल ये पूछा जाएगा इस अभ्यारण्य से कौन सी नदियां निकलती है? दो नदियां निकलती है, एक का नाम है बाणगंगा और एक का नाम है गंभीरी। तो बाणगंगा और गंभीरी नदियां हैं, वो किस अभ्यारण्य से होकर निकलती है? वो निकलती है केवलादेव अभ्यारण्य से होकर। कहां से निकलती है? केवलादेव अभ्यारण्य से होकर निकलती है, ये भी आपको याद रखना है। और इसके अंदर कहते हैं इसका निर्माण कब किया गया? 1850 में केवलादेव का निर्माण किया गया था, शिकार गाह के रूप में, कि अंग्रेज यहाँ पर आएंगे और शिकार करेंगे, शिकार गाह के रूप में इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। और बाद में कहते हैं कि इसको पक्षी अभ्यारण्य के रूप में क्या किया गया था? स्थापित कर दिया गया था। यहाँ पर विदेशी पक्षी भी आते हैं, प्रवासी पक्षी भी आते हैं, और यहाँ पर कहते हैं पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। यहाँ पर 370 प्रकार के 370 प्रजाति के पक्षी पाए जाते हैं। ये कौन कह रहा है? वन विभाग के द्वारा कहा जा रहा है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपसे क्या पूछ रहा है, और अगला सवाल भी गजब का सवाल है। राजस्थान में प्रथम विद्रोह कहां और कब हुआ? ये आपको बताना है। राजस्थान में 1857 क्रांति हुई थी, और उस क्रांति का प्रथम विद्रोह कब और कहां हुआ था, ये आपको बताना है। क्या बताएंगे आप? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सोच समझ के अच्छे से आपको क्या देना है? जवाब देना है। सोच समझ के अच्छे से क्या देना है? जवाब देना है, वो आपको बताना है। बता दीजिए भाई, राजस्थान के अंदर 1857 का क्या होता है? विद्रोह होता है। कहां से होता है ये आपको बताना है। बताइए। बताइए 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 बताइए, कौन बता रहा है भाई? गजब का सवाल है और इजी सवाल है। हरीश बता रही है, वर्षा बता रही है, हंसराज, शैतान जाट, वीराराम, अंतिम सेन बता रहे हैं, ईश्वर राम, विजय गोस्वामी, बालचंद, फारूक, दीपक, अनिल, सत्तू, फारूक, बताओ भाई, दीपक, राहुल,
वीराराम कानू बताइए, मुन्नी राठी, वेरी गुड बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड। देखिए 28 मई 1857 को हमारे राजस्थान के अंदर नसीराबाद छावनी है। पहली बात तो नसीराबाद छावनी की स्थापना किसने की थी? तो नसीराबाद छावनी है, इसकी स्थापना करने वाला एक अंग्रेज था जिसका नाम था ऑक्टर लोनी। ऑक्टर लोनी ने सबसे पहले नसीराबाद छावनी की क्या की थी? स्थापना की थी ऑक्टर लोनी ने। और इसका नाम किसके नाम पर रखा गया था? तो इसका नाम रखा गया था नसीर दौला के नाम पर नसीराबाद रखा गया था। अब देखिए आपको पता होगा यहां पर 15वीं नेटिव इन्फेंट्री थी। 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने क्या किया था? राजस्थान के अंदर 1857 की क्रांति का सूत्रपात किया था, अर्थात यहां पर क्या की थी? शुरुआत की थी, यहां पर विद्रोह किया था। और आपको पता होगा कि यहां पर एक सैनिक थे जिनका नाम था बख्तावर सिंह। क्या नाम था? बख्तावर सिंह ने सबसे पहले विद्रोह किया था, क्योंकि बख्तावर सिंह मेजर प्रिचार्ड के पास जाकर कहते हैं, भाई प्रिचार्ड, आप लोगों ने हमें अजमेर की सुरक्षा से हटाया है, क्या आपको हमारे ऊपर विश्वास नहीं है? कहते हैं कि प्रिचार्ड होता है, इनको कोई सही तरीके से जवाब दे नहीं पाता है। तब बख्तावर सिंह को लगा कि अब रुक गोरे, अब तेरे को तो पूरा गोरा करके ही छोड़ेंगे। और इन्होंने क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया था। और राजस्थान में 1857 का घमासान हो जाता है नसीराबाद से। कहां से होता है? नसीराबाद से। आपसे सवाल यह पूछा जाएगा कि जब ये 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई, उस समय राजस्थान के एजीजी कौन थे? तो राजस्थान के उस समय एजीजी कौन थे भाई? तो राजस्थान के उस समय एजीजी थे जिनका नाम क्या था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। और जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस कहते हैं उस समय उनको पता चलता है कि विद्रोह हुआ है। ये कहां पर थे? ये माउंट आबू में थे। तो यहां पर कौन था? तो यहां पर एक व्यक्ति था जिसका नाम था कर्नल डिक्सन। कौन था? कर्नल डिक्सन यहां पर व्यवस्था संभाल रहा था। और कर्नल डिक्सन को यहां से भागना पड़ता है जान बचाकर, जब ये क्या होता है? विद्रोह होता है। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो पहले तो वहां पे ये बटन दे रखा है, उस बटन पे अपना हाथ लगाइए, वहां पे एक जादू हो जाएगा काला, और काला जादू होते ही वीडियो क्या हो जाएगा? लाइक हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सिवाना किले का निर्माण किसने करवाया था? सिवाना का किला है, इसका निर्माण किसने करवाया था? ये आपको बताना है। राव बिक्का ने, वीर नारायण ने, अखाराज ने, या फिर शीतल देव ने? अच्छा सवाल है, इजी सवाल है, सोच के फटाफट से जवाब दीजिए भाई। सिवाना के किले का निर्माण किसने करवाया था? कौन से किले का निर्माण? सिवाना के किले का निर्माण किसने करवाया था? गजब का सवाल है भाई। दीपक डेंडोर दे रहे हैं, सावंत मीणा ने अपना पासा फेंक दिया है, रीना ने अपना पासा फेंक दिया है, इधर से शत्रु ने अपना तीर चलाया है, नरेश ने अपनी गोली चलाई है, संदीप ने तोप चलाई है, और प्रियंका ने अपनी ब्रह्मोस का इस्तेमाल करते हुए जवाब फेंक दिए हैं। बताइए भाई राइट आंसर क्या है? सिवाना का किला पूछा है। कौन सा किला? सिवाना का किला। और इसका निर्माण किसने करवाया था? ये आपको बताना है। बता दीजिए भाई। अच्छा सवाल है, इजी सवाल है। फिर मैं आपको बताता हूं सिवाना के किले के बारे में कि सिवाना का जो किला है इसका निर्माण किसने करवाया था भाई? वीर नारायण पंवार ने करवाया था। वीर नारायण पंवार ने इस किले का निर्माण करवाया था। तो देखिए सिवाना का किला किस जिले में है? बाड़मेर जिले में है। किस जिले में है? बाड़मेर जिले के अंदर है। इस किले को कहा जाता है अणखला दुर्ग। कौन सा दुर्ग? अणखला दुर्ग कहा जाता है। मारवाड़ के राठौड़ों की संकटकालीन राजधानी। राठौड़ों की कैसी राजधानी? राठौड़ों की संकटकालीन राजधानी कहा जाता है। तो वो भी किसे कहा जाता है? वो भी कहा जाता है सिवाना के किले को। और क्या कहा जाता है सिवाना के किले को? कुम्मट दुर्ग कहा जाता है। चारों तरफ कुम्मट की क्या है? झाड़ियां हैं। यह किला 56 की पहाड़ियों में से एक पहाड़ियों में स्थित है। बाड़मेर के अंदर यूं गोलाकार अंडाकार पहाड़ियां हैं। टोटल 56 की पहाड़ियां हैं, जिन्हें क्या कहा? 56 पहाड़ियां हैं, जिनको 56 की पहाड़ियां कहा जाता है। उस किले पर यह निर्मित है। इस दुर्ग को कहा जाता है जालोर की कुंजी। जालोर की क्या कहा जाता है? कुंजी कहा जाता है। जालोर दुर्ग की चाबी कहा जाता है सिवाना के किले को। और क्या कहा जाता है सिवाना के किले को? तो ध्यान रखना है कि सिवाना का किला है, इस किले को क्या कहा जाता है? कुम्मट दुर्ग कहा जाता है, कुंभाना दुर्ग कहा जाता है। इस किले के अंदर क्या हुआ था? 1308 में साका हुआ था। 1308 में जब यहाँ के शासक थे
सातल देव, और सातल देव के समय कहते हैं कि यहाँ पर आक्रमण करने के लिए आता है एके, और एके का सेनापति आता है उलुग खां, और कहते हैं कि जब एके इस किले को जीत नहीं पाया तो कहते हैं कि सातल देव का सेनापति होता है जिसका नाम होता है बावला पंवार, और बावला पंवार को अपनी ओर मिला देता है, और बावला पंवार को कहता है रे भाई बावला, मैं तुझे जालोर के सिवाड़ा के किले का राजा बना दूंगा, इस दुर्ग की कोई तो कमजोरी बता। तो कहते हैं बावला कहता है साहब सबसे बड़ी बात है कि इस किले की कोई कमजोरी ही नहीं है, यही कमजोरी है कि इसकी कोई कमजोरी ही नहीं है। फिर कहते हैं इस किले के बारे में कि ये जो किला है इस किले के बारे में कहा जाता है बावला पंवार ने विश्वासघात किया, और इसके अंदर एक तालाब है जिसका नाम है बांडेलाव तालाब, और बांडेलाव तालाब में गौ मांस मिला दिया था। तब कहते हैं कि सातल और सोम ने यहाँ पर केसरिया किया था, और यहाँ की जो रानी थी जिनका नाम था मीणा दे के नेतृत्व में जौहर हुआ था। एके ने इस किले का नाम बदल कर दिया था खेराबाद। जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे तब कहते हैं कि जय नारायण व्यास जो राजस्थान के जोधपुर जिले के रहने वाले हैं, राजस्थान के जोधपुर जिले के रहने वाले जय नारायण व्यास जो राजस्थान के पहले व्यक्ति हैं, मनोनीत और निर्वाचित दोनों रूप में सीएम रह चुके हैं, उनको इस किले में क्या रखा गया था, कैद करके रखा गया था। क्या करके रखा गया था? कैद करके रखा गया था। अब देखिए अगला सवाल अपनी स्क्रीन पर है, एक ही आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? एक आंदोलन हुआ था एक ही आंदोलन, और एक ही आंदोलन का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति कौन थे? चार ऑप्शन है, बलवंत सिंह, मोतीलाल तेजावत, विजय सिंह पथिक, माणिक लाल कोठारी। बता दीजिए भाई, हमारे राजस्थान में एक आंदोलन हुआ था, एक ही आंदोलन। कौन सा आंदोलन? एक ही आंदोलन। कौन जवाब देगा सबसे पहले एक ही आंदोलन के बारे में? बताइए। एक ही आंदोलन, एक ही आंदोलन का सूत्रपात करने वाले व्यक्ति कौन थे? वेरी गुड वेरी गुड, आ रहे हैं भाई सब अपनी अपनी तरफ से फायर कर रहे हैं। फायर करने वाले बहुत तेजी से फायर कर रहे हैं और हम कमेंट को पढ़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम अपनी भावनाओं को, आपकी भावनाओं को कदर करते हुए मोतीलाल तेजावत को सही कर देते हैं। एक ही आंदोलन के बारे में आपने नाम तो सुना ही होगा और आपने पढ़ा ही होगा कि साहब ये एक आंदोलन हुआ था जिसका नाम था एक ही आंदोलन। कौन सा आंदोलन? एक ही आंदोलन। एक ही आंदोलन कब हुआ था? तो कहते हैं कि इसकी शुरुआत हुई थी वैशाख पूर्णिमा के दिन। वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी। इसका मतलब वर्ष कौन सा था? वर्ष था 1921। 1921 में इसकी शुरुआत होती है। करने वाले मोतीलाल तेजावत थे। शुरुआत होती है मातृकुंडिया से। मातृकुंडिया को मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है, जो किस जिले में है? मेवाड़ का हरिद्वार चित्तौड़गढ़ जिले में, यहां से इसकी शुरुआत होती है। और इसके अंदर कहते हैं मोतीलाल तेजावत ने कुल 21 मांगे रखी, जिसे क्या कहा जाता है? मेवाड़ की पुकार कहा जाता है। मेवाड़ की क्या कहा जाता है? पुकार कहा जाता है। एक ही आंदोलन से रिलेटेड बातें याद रखना है। फिर आपसे ये सवाल ये पूछा जाएगा, कि ये जो एक ही आंदोलन हुआ था, इस एक ही आंदोलन के से ही रिलेटेड आपको पता है एक कांड हुआ था, नीमड़ा कांड। 7 मार्च 1921 को भीलवाड़ा के नीमड़ा कांड के अंदर कहते हैं कि एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है मेजर सटन। मेजर सटन गोली करता है और 200 भील वीरगति को प्राप्त होते हैं। ये भी आपको याद रखना, उनका संबंध भी एक ही आंदोलन से था। वेरी गुड। बालचंद जाखड़ बता रहे चित्तौड़गढ़ में। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। अगला सवाल देखो। अगला सवाल ये है कि राजस्थान के अंदर साहित्यिक रचना है पग फेरो, और पग फेरो के लेख रचयिता के लेखक किस कौन थे? तो पग फेरे को लिखने वाले व्यक्ति जो साहित्यकार थे वो कौन थे, ये आपको बताना है। बताइए भाई, पग फेरो को किसने लिखा था? कौन सा फेरो? पग फेरो। बताओ, पग फेरो को लिखने वाले साहित्यकार कौन थे? अच्छा सवाल है, इजी सवाल है। अच्छा सवाल है, इजी सवाल है। बताइए, पग फेरो को किसने लिखा था? पग फेरे को किसने लिखा था, ये आपको बताना है। तो देखिए, पग फेरे को लिखने वाले कौन थे? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, मणि मधुकर थे भाई। मणि मधुकर ने लिखी थी पग फेरो। मणि का आगे पीछे लगता है मधुकर, और मणि मधुकर ने लिखी थी पग फेरो। पग फेरो के अलावा एक लिखी थी सोजती गेट। जोधपुर के अंदर एक गेट है
सोजती गेट, तो इन्होंने एक रचना लिखी थी सोजती गेट। इसके अलावा इन्होंने और क्या लिखी थी, इन्होंने लिखी थी भरत मुनि के बाद, किसके बाद, भरत मुनि के बाद भी इसी की रचना है, भरत मुनि के बाद। और एक लिखी थी इन्होंने गंधर्व रस, कौन सी, गंधर्व रस लिखी थी, वो लिखने वाले थे मणि मधुकर। विजय दान देथा ऊपर नाम दे रखा है, इसका नाम दे रखा है विजय दान देथा। और विजय दान देथा को कौन नहीं जानता है भाई, विजय दान देथा ने तो इतनी रचनाएं लिखी है कि इनके बारे में तो अब आपको सारी रचनाएं शायद मेरे हिसाब से अगर आप बैक टू बैक पढ़ते हो तो आपको याद ही होगी। विजय दान देथा जो राजस्थान के जोधपुर जिले के रहने वाले थे, विजी के नाम से जाने जाते थे। और आपको पता है बहुत सारी किताबें लिखी थी, अब इनके बारे में किताबें नहीं बताऊंगा। अगला सवाल देखिए, प्रसिद्ध रचना लील टांस के लेखक कौन थे, किसके लेखक, लील टांस के लेखक आपको बताना है, बता दीजिए भाई लील टांस के लेखक कौन थे। आपके सामने कितने ऑप्शन है, आपके सामने 4 ऑप्शन है और सवाल क्या पूछा गया है, लील टांस के लेखक बताना है आपको। कौन थे लील टांस के लेखक, कौन थे भाई बताइए, 4 ऑप्शन है आपके सामने। चार ऑप्शन है आपके सामने। लील टांस के लेखक कौन थे। अच्छा सवाल है और अच्छा सवाल का अच्छा जवाब देना है आपको, अच्छे सवाल का क्या देना है, अच्छे से जवाब देना है। बता दीजिए भाई कौन क्या दे रहा है, कन्हैयालाल शेठिया, कौन थे भाई, वेरी गुड। कन्हैयालाल शेठिया को तो बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि कन्हैयालाल शेठिया ने जो लील टांस कविताएं लिखी थी, इस लील टांस का मतलब क्या होता है, लील टांस का मतलब क्या होता है। तो हमारे यहाँ पर एक पक्षी है जिसका नाम है कौन सा वन, गोडावन को क्या कहते हैं हम लोग, लील टांस कहते हैं। क्या कहते हैं, लील टांस। लिखने वाले कन्हैयालाल शेठिया, जिनका जन्म हुआ था राजस्थान के चूरू जिले में। राजस्थानी साहित्य के प्रकांड विद्वान थे कन्हैयालाल शेठिया। कौन से शेठिया, कन्हैयालाल शेठिया थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। इनकी रचनाएं कौन सी है, इन्होंने लिखी थी वन फूल, इन्होंने लिखी थी अग्निवीणा, इन्होंने लिखी थी पातल और पित्तल, ये भी किसकी रचना है, कन्हैयालाल शेठिया की है। और इन्होंने क्या लिखी थी, आज हिमालय बोलिया, ये भी किसने लिखी थी, कन्हैयालाल शेठिया ने लिखी थी। इसके अलावा इन्होंने क्या लिखी थी, और भी रचनाएं लिखी थी, याद रखना कन्हैयालाल शेठिया ने और भी रचनाएं थी। और आपको पता होगा कन्हैयालाल शेठिया पातल और पित्तल, जिनकी मृत्यु 11 नवंबर 2008 को हुई थी। 2011 में इनको राजस्थान रत्न पुरस्कार भी दिया जा चुका है। 2011 में प्रथम राजस्थान रत्न इनको ही दिया गया था, कन्हैयालाल शेठिया को। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल यह है, राजस्थान के एकीकरण के चरणों में सबसे बड़ा चरण किसे माना जाता है। राजस्थान का हुआ था एकीकरण, तो राजस्थान के एकीकरण में सबसे बड़ा चरण कौन सा था, वो आपको बताना है। आपके सामने कितने ऑप्शन, 4 ऑप्शन, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा या छठा। बता दीजिए राजस्थान का एकीकरण का सबसे बड़ा चरण कौन सा था, बताओ भाई, कौन जवाब दे रहा है इसका। पिंटू गहलोत दे रहे हैं, भावेश कुमार दे रहे हैं, पारू चौधरी दे रही हैं, राजीव चौधरी दे रहे हैं, धुनका धनी, पित्तल पातल, फारूक, सविता यादव। तो बिल्कुल दर्शन होते हैं, शुभ होते हैं इसके। लेकिन अब सवाल चेंज हो गया है, इस सवाल का जवाब दो भाई। राजस्थान का सबसे बड़ा चरण कौन सा था, ये आपको बताना है, बता दीजिए भाई। दूसरा चरण कौन सा था, कौन सा चरण था, सबसे बड़ा चरण था दूसरा चरण। कौन सा चरण था, राजस्थान के एकीकरण का सबसे बड़ा चरण, प्रथम, तृतीय, चतुर्थ या षष्ठम, इस ऑप्शन के अनुसार देखा जाएगा। तो देखिए सबसे बड़ा चरण यहाँ पर पूछा गया है आपसे, पहला, तीसरा, चौथा या छठा, बता दीजिए भाई। अब यहाँ पर देखिए
षष्ठम की जगह अगर मैं यहाँ पे करूं इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इस ऑप्शन के अनुसार तो सबसे बड़ा चरण माना गया है, वो माना गया है चौथा। कौन सा? चौथा। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन और भी होते तो ये छठा काट दूं तो दूसरा चरण को सबसे बड़ा चरण माना जाता है। दूसरा चरण का मतलब ये हुआ कि दूसरे चरण में राजस्थान की 9 रियासतों का एकीकरण हुआ था। दूसरे चरण में 9 रियासतों का क्या हुआ था? एकीकरण हुआ था। और कहते हैं कि 9 रियासतों का एकीकरण हुआ था, जिसमें एक ठिकाना भी था। एक क्या था? ठिकाना भी था। ये भी आपको याद होना चाहिए। कहते हैं कि जो दूसरा चरण होता है, इस दूसरे चरण का जो गठन होता है वो होता है 25 मार्च 1948 में, 25 मार्च 1948 में होता है। और कहते हैं राजस्थान का सबसे बड़ा था ये। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका क्या जा रहा है वो सही है जो आपने बताया है, लेकिन ऐसे पूछ ले तो दूसरा सबसे बड़ा था। अब देखिए अगला सवाल। अगला सवाल ये है कि राजस्थान का जब दूसरे चरण का जो एकीकरण हुआ तो उस एकीकरण में आपसे पूछे जा सकते हैं दूसरे चरण की राजधानी कहां पर थी। दूसरे चरण की राजधानी पूछे तो राजधानी दूसरे चरण की बनाई गई थी कोटा। किसको बनाई गई थी? कोटा को। राज प्रमुख किसे बनाया गया? दूसरे चरण का राज प्रमुख बनाया गया था भीम सिंह को। और भीम सिंह कहाँ के शासक थे? कोटा के थे। फिर आपसे सवाल यह पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था? दूसरे चरण का प्रधानमंत्री बनाया गया था गोकुल लाल असावा को। किसको बनाया गया था? गोकुल लाल असावा। और गोकुल लाल असावा को क्या बनाया गया भाई? दूसरे चरण का पीएम बनाया गया, अर्थात प्रधानमंत्री बनाया गया था। फिर आपसे सवाल यह पूछा जाएगा उपराज प्रमुख किसे बनाया गया था? उपराज प्रमुख बनाया गया था भाई बहादुर सिंह को। उपराज प्रमुख कौन बने? बहादुर सिंह बने थे। और बहादुर सिंह कहाँ के थे भाई? बहादुर सिंह थे बूंदी के बहादुर। कहाँ के थे? बूंदी रियासत के शासक थे बहादुर सिंह। फिर आपसे सवाल यह पूछा जाएगा कि इसके अंदर जब दूसरे चरण का एकीकरण हुआ था तो बांसवाड़ा के शासक थे जिनका नाम था चंद्रवीर सिंह। और चंद्रवीर सिंह ने इस एकीकरण पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर क्या कर रहा हूं? हस्ताक्षर कर रहा हूं। मैं अपने डेथ वारंट पर क्या कर रहा हूं? हस्ताक्षर कर रहा हूं। इसके अलावा इसका उद्घाटन किसने किया था? तो उद्घाटन करने वाले व्यक्ति एन.वी. गॉडगिल। एन.वी. गॉडगिल का मतलब नरहरि विष्णु गॉडगिल ने इसका क्या किया था? उद्घाटन किया था। ये भी आपको याद रखना, परीक्षाओं में फेंके जाते हैं। फिर आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि इसके अंदर कनिष्ठ राज प्रमुख किसे बनाया गया था? तो कनिष्ठ राज प्रमुख बनाया गया था लक्ष्मण सिंह को। किसको बनाया गया था? महारावल लक्ष्मण सिंह को बनाया गया था, जो डूंगरपुर जिले के रहने वाले थे। ये थे आज राजस्थान जीके के बेस्ट से बेस्ट, अच्छे से अच्छे और उनके आसपास बनने वाले अच्छे सवाल है। अगर आप बीएसटीसी वनपाल वन रक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे ऐप में आपके लिए जो टेस्ट सीरीज है वो अपलोड कर दी गई है। शानदार जानदार टेस्ट सीरीज है। 50 रुपए में आपको 15 टेस्ट मिलेंगे। अपनी तैयारी को और बेटर कीजिए। और ये जो क्लास है इसका टाइम 8 बजे से शुरू होता है, खत्म कब होती है ये हमें मालूम नहीं होता है। मिलेंगे कल फिर एक नए जोश, एक नए जुनून और एक नए अंदाज के साथ, नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद।